है ना एजुकेशन का, वो हमें बहुत लंबे समय तक किसी भी चीज़ के प्रति जागरूक नहीं बनाता। तो ये 9th 11th का जो एक महीना था, जो उन्होंने पढ़ना था उन्होंने पढ़ लिया था। तो हम यही सोच रहे थे कि इनको थोड़ा सा दुनियादारी के बारे में बहुत बेसिक बातें पता हों। जैसे तुम ये फील करते हो कि ये बातें 10वीं 11वीं को पता होनी चाहिए थी या नहीं? देश दुनिया कैसे बदलती है, समाज कैसे बदलता है, कैसे बड़े लोगों ने बहुत काम किया। मान लिया उनको समझ में नहीं आएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ें ना कहीं दिमाग में थॉट प्रोसेस का पार्ट बन जाती हैं। भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, गांधी को अगर 9वीं 11वीं क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया जाए, पहली चीज़ तो चरित्र निर्माण बहुत बड़ी बात होती है जो हमारे देश में कोई करता ही नहीं। तो इन सब चीज़ों का ना असर कुछ सालों बाद दिखेगा, एकदम नहीं बदलेंगे, पर कहीं ना कहीं दिमाग के एक हिस्से में, वो कोने में चलती रहेंगी बातें कि कभी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए इतना काम किया था, या रिस्पेक्ट कैसे देनी होती है। हो सकता है आपका विचार किसी से मिल ना खाता हो, सुभाष चंद्र के विचार कभी गांधी से मिल नहीं खाए, लेकिन इज्जत तो हमेशा गांधी को दी। बाहर जाके भी उनके लिए कहा कि फादर ऑफ नेशन, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए इस अंतिम लड़ाई में। तो ये चीज़ें ना ये सिखाती हैं कि सामने वाला आपसे अगर अलग भी है तो भी उसके विचार के अलग होने के बावजूद मन में भेद नहीं लाना चाहिए। ये बातें हमें किसने बताई? जैसे जब हम स्कूल में थे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिससे लड़ाई हो गई बस ये अपना दुश्मन मान लेना, और इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं ना हमारे सिस्टम में। तो सिखाते नहीं है तो बच्चे सीख जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अगर स्कूली स्तर पे थोड़ा थोड़ा बताया जाए ना, तो मुझे लगता है ये जो बच्चे बहुत गलत रास्ते पकड़ते हैं या बहुत मारकाट की तरफ भागते हैं। अभी पीछे पानीपत में आकाश के, पता चला तुम लोगों को, 11वीं क्लास के लड़के ने दूसरे लड़के को चाकू से कैसे मार डाला। तो देखो, एक इकलौता लड़का था जिसने मारा, वो भी इकलौता था, उसने अपने माँ बाप की ज़िंदगी हेल बना दी। अब वो जुवेनाइल कहीं पड़ा होगा, माँ बाप का क्या रह गया? लोग इतने ताने मारेंगे कि उनका जीना मुश्किल कर देंगे। उसने जो भी किया, एक होता ना गुस्से में, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना कोई अच्छी चीज़ है। जैसे पढ़ने में तो होशियार रहा होगा भाई, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो हम ये मानते हैं कि चलो ठीक ठाक बच्चा होगा, तभी माँ बाप ने पैसा भी लगाया, आकाश में लाखों रुपए लगते हैं। लेकिन उस बच्चे को एक इंसान तो नहीं बना पाए ना। वो पढ़ाई में कितना ही अच्छा हो, वो डॉक्टर बनता तो भी कैसा डॉक्टर बनता, उसके मन में कितनी नेगेटिव चीज़ें उसके मन के ऊपर हावी थी। तो ऐसे ही लोग तो जानवरों की तरह तो भरे पड़े हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, जिनमें इमोशंस ही नहीं है। इसीलिए पढ़ाई में ना चरित्र की बातें अगर बचपन से कहीं बताई जाएं तो धीरे धीरे सही दिमाग पे काम करती रहती हैं। चलो, हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग पूरा समझ लिया, जिसकी हेडिंग थी कांग्रेस। कांग्रेस आज की एक पार्टी है छोटी सी, लेकिन तब ये पूरे देश का एक संगठन था, एक दल था। और कांग्रेस के 3 चरण हमने पढ़े थे, जिनमें सबसे पहला चरण था 20 साल। हाँ, देखने में बहुत लोगों को लगता है, खासकर युवा वर्ग को, कि इस टाइम तो बुढ़े ही राज कर रहे थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ऐसा नहीं होता बेटा। इस टाइम जिन लोगों ने काम किया ना, उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि तुम और मैं ऐसी समझ पैदा करने के काबिल बने। ये ज़ीरो से उठा के लाए लोगों को, ज़ीरो से ना, किसी को जो बिल्कुल ज़ीरो है उसको अगर 50 पे पहुंचा दें और एक 80 को 90 पे पहुंचा दें। ज़्यादा मेहनत ये कर रहा है क्योंकि इसने जो लोग उठाए वो ज़ीरो से उठाए, जो बिल्कुल अनभिज्ञ थे, जिनको आज़ादी का मतलब नहीं पता, स्वराज शब्द क्या है ये नहीं पता। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। मारकाट नहीं की ना, हक के लिए लड़े झगड़े, लेकिन हक के लिए लड़ना सिखाने के लिए भी तो अकल होनी चाहिए ना। जिसमें विचार नहीं है। इंडिया की आबादी कौन थे हम? घोड़ों पे लड़ने वाले, हाथियों पे लड़ने वाले, इसी तरह के तो लोग थे ना हम लोग। 57 की क्रांति हमने कैसे की थी? घोड़े, हाथी और पैदल चल के। अब सोचो, उन लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना सिखाना, हक की बात उठाना, तर्क के साथ बात रखना, तो उनका दिमागी विकास करना पड़ेगा। इन्होंने 20 साल में दिमागी विकास किया, और जब हमारा दिमाग विकसित हो गया, हम समझने लगे, तो फिर नई पीढ़ी आ गई। 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ, जो 2 दलों में बटी थी। ये एज इट इज कहलाए नरम दल, और जो इनकी बात नहीं समझ रहे थे, थोड़ा सा रेडिकल्स थे कि अभी क्रांति लाओ, अभी लाओ क्रांति, उस टाइप के लोग बने गरम दल। और गरम दल के 3 लड़के, लाल, बाल, पाल, जिनकी हमने कहानी डिटेल से पढ़ी कि भैया तिलक की एज भी ज़्यादा थी, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा, इसलिए उनको चाहते थे इस टाइम पे कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पर कभी इनमें से, लाल बाल पाल में से बना तो एक, लाला लाजपत राय जो थे ना, ये हेड बने थे। 1920 में जब इनकी तिलक की डेथ हुई, उसके हेरफेर में
इनको मिला तो वो, लेकिन वो वाली बात नहीं थी जो एक चाहते थे वैसी हिसाब किताब से काम नहीं कर पाए। फिर अगला चरण शुरू हुआ महात्मा गांधी का, देश के सबसे बड़े मास लीडर जिसको हम कहते हैं, इससे और आज़ादी मान लो या गांधी की डेथ मान लो, तब तक का एक चरण जिसको इकलौते एक आदमी के नाम पर कहा जाता है गांधीवादी युग। ये पूरी एक आदमी की हिस्ट्री है और उस आदमी से ही हमारी हिस्ट्री है। वो ना होते तो हमारी हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया का ये पार्ट बन ही ना पाता, या शायद कुछ और होता। ऐसा तो नहीं कि बन ना पाता, कोई और आता, लेकिन हाँ इस टाइम पे एक आदमी ने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया और मास एक तरह से रिवोल्यूशन की बात होने लगी, क्रांति की। वैसी क्रांति हमने कभी की नहीं, लेकिन हमने 3 बड़े आंदोलन नेशनल लेवल पे किए थे। एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और एक क्विट इंडिया मूवमेंट। पहले वाले को असहयोग, दूसरे को सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरे को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। ये गांधी ने ऐसे आंदोलन चलाए कि पूरा देश एकता के सूत्र में पिरो दिया। उसमें उड़ीसा, झारखंड, बिहार, राजस्थान, यूपी, गुजरात, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक इंडियन गांधी को कहीं ना कहीं दिल से इज्जत भी करता था और फॉलोवर भी था। फॉलोवर ऐसे ही नहीं बनते, आजकल के फालतू के जो फॉलोवर्स हैं, इस तरह के फॉलोवर्स नहीं थे कि किसी का नाच देख के फॉलो कर रहे हैं। तब लोग थे विचार देख के फॉलो करने वाले। आजकल तो भैया ऐसी फालतू के फॉलोवर्स हैं। तब विचार से प्रभावित होकर लोग फॉलोवर बनते थे और गांधी के विचार दुनिया में घूमे। तभी तो गांधी की एक बहुत बड़ी स्टैचू आज अफ्रीका में और पता नहीं कितने शहरों में, पूरी दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसने गांधी का नाम ना सुना हो, क्योंकि गांधी जितना बड़ा मास लीडर इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। तो ये 3 चरण हमने गांधी से जुड़े और नरम गरम से जुड़े और उदारवाद से जुड़े, ये पढ़े थे। तुम बुक ले आए हो? क्योंकि ना ये सब बेटा याद नहीं रहेंगी बातें। इनके साथ साथ मैंने तुम्हें बताया था, अगर हम क्रांति की बात करें इंडिया में, तो क्रांति भी चरणों में डेवलप हुई है। जैसे सबसे पहला चरण था क्रांति का, जब लाल बाल पाल ने कोशिश की कि हम यूनिटी के साथ 3 लड़के इकट्ठे होके इंडिया के 3 अलग अलग हिस्सों को रिप्रेजेंट करने वाले लड़के, पाल जो थे विपिन चंद्र पाल, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बेल्ट से, बाल गंगाधर तिलक बम्बई की बेल्ट जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी का भी हिस्सा था, और लाला लाजपत राय पंजाब, लाहौर और हरियाणा की ज़मीन से जुड़े। इन तीनों ने बहुत काम किया और हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं क्रांतिकारी विचार जो लड़के थे आगे जाके, भगत सिंह जैसे लड़के, वो इनसे प्रभावित थे। हम ये भी जानते हैं कि एक कॉलेज हुआ करता था, नेशनल कॉलेज, ये लाहौर में हुआ करता था और इसके बढ़िया स्टूडेंट्स में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का नाम आता है। आज़ाद उस तरीके से नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन आज़ाद भी काबिल बहुत थे। आज़ाद और भगत सिंह में 1 ही साल का गैप था। वो 1906 के हैं, वो 1907 के। और आज़ाद भगत सिंह के चक्कर में ही बचाते बचाते फाइनली, मैंने आपको वो अल्फ्रेड पार्क की कहानी सुनाई थी कि जिस आदमी से विचार नहीं मिले उसके सामने हाथ जोड़ने चले गए कि कुछ भी करके, भाई नाक रगड़ के भी भगत सिंह अगर मरने से बच सकते हैं तो मैं उसके सामने नाक भी रगड़ लूँगा। कभी भी नेहरू की और आज़ाद की कोई भी बातचीत एक जैसी नहीं मिलेगी, लेकिन ये आदमी इसके घर चला गया, इस आदमी के घर, कि भाई कुछ भी करना पड़े, मैं जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बस भगत सिंह की फांसी रुकवा लो। लेकिन बाद में हम जानते हैं उसी दिन क्या हुआ कि जैसे ही ये यहाँ से निकले, इलाहाबाद के घर से थोड़ा ही दूर अल्फ्रेड पार्क था, यहाँ गए, फिर कभी लौटे ही नहीं, क्योंकि वहीं पे इन्होंने अपने आप को शूट कर लिया। चारों तरफ से जब वो पुलिस से घिर गए तो उन्होंने क्या ही रखा था कि भैया मुझे अंग्रेज़ों की कोई गोली नहीं बनी जो मुझे मार सके। तो वो एक गोली हमें पता है हमेशा अपनी पर्सनल, अपनी ही, कि भैया जिस दिन दिक्कत आई ना मैं खुद को ही मार लूँगा। आज़ाद पहले चले गए, आए भी पहले थे 1906 में, भगत सिंह आए साथ में थे। भगत सिंह मार्च में शहीद हुए, जबकि आज़ाद ने शहादत दे दी फरवरी में। तो ये सब कहानियाँ इन 3 से जुड़ी। अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो इनसे भी पहले क्रांतिकारी थे। एक्चुअल में क्रांति ये जब लाए तो नेशनल लेवल पे थी। इससे पहले क्रांति, सबसे पहले क्रांति देखी गई थी 1897 में। इन लोगों ने जो क्रांति का बिगुल बजाया वो तो 1907 में था ना, जब सूरत में कलेश हुआ और ये अलग हो गए। लेकिन उससे पहले 1897 मतलब 10 साल पहले एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया था यंग लड़कों ने, जिनमें चापेकर बंधुओं का नाम लिया जाता है। 3 भाई थे चापेकर, इनमें से 2 बड़े क्रांतिकारी थे और उनका ये कहना था कि अंग्रेज़ों को मारना पड़े, बाद में बेशक मर जाएं हम, लेकिन मारना पड़ेगा। अंग्रेज़ अधिकारियों के मन में खौफ पैदा करने में चापेकर बंधुओं का सबसे पहला नाम लिया जाता है। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बेल्ट में थे। एक बहुत यंग लड़का था खुदीराम बोस,
हाँ, ये प्लस एक और इनके दोस्त थे प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों ने प्लान किया कि हम, एक जज था किंग्सफोर्ड करके उसका नाम था, उसका मर्डर करेंगे। 18 साल से कम उम्र थी जब ये सब प्लान हुआ था, मतलब 18 के होने वाले थे। दोनों गए और दोनों ने जाके उसके ऊपर अटैक कर दिया। इन्होंने अटैक करके देखा नहीं कि वो मरा कि नहीं मरा, ये भाग गए। भाई भागना ही था क्योंकि वहाँ क्यों खड़े रहते, पकड़े जाते। भाग गए, लेकिन बाद में दोनों अलग अलग डायरेक्शन से भागे। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, शायद पकड़े जाने का भय होगा या घिर गए होंगे। खुदीराम बोस पकड़े गए थे और पकड़े गए, बाद में इनको रेलवे स्टेशन से पकड़ के और रेलवे में बैठा के लाया गया। और कहते हैं ये यंगेस्ट क्रांतिकारी हैं जिनको फांसी हुई थी। 18 साल का सबसे कम उम्र का लड़का जो पहली बार भारत के लिए फांसी पर झूला, वो थे खुदीराम बोस। महज 18 साल, कितनी उम्र होती है? तुम में से आधे 18 क्रॉस कर गए, तो इतनी यंग एज के ये कुछ लोग हैं जो बेस का काम कर गए, फिर उस बेस के बल पे ये लोग आगे निकल गए। तो जो शुरुआत करता है ना, वो हमेशा ज़्यादा मेहनत करता है। इनके नाम कम पढ़ाए जाते हैं, पर फैक्ट ये है कि काम इन्होंने शुरू किया। क्रांति की शुरुआत 1897 से इन लोगों ने कर दी थी। आगे जाके क्रांति को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर आए लाल बाल पाल। लेकिन लाल बाल पाल भी काम नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनको भी पकड़ के, पाल ने तो राजनीति से संन्यास ले लिया। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो 1920 में एक्सपायर हो गए, 1 अगस्त को, जब गांधी जी ने वो अपना आंदोलन शुरू करना था। और लाला लाजपत राय 1928 में साइमन कमीशन के लाठी चार्ज में नहीं, सॉन्डर्स हत्याकांड में, सॉन्डर्स के कारण। तो ये तीनों भी वैसा कर नहीं पाए जैसा इन्होंने सोचा था। इस काम को ज़्यादा अच्छा अंजाम दिया जो 3rd स्टेज तक लाया, और उसमें सबसे बड़ा नाम है आज़ाद का, जिन्होंने एक पार्टी में काम किया था, HRA। 1924 में कानपुर में ये पार्टी बनी, और इस पार्टी ने पैसा कहाँ से लाएं, तो उसके लिए एक कांड अंग्रेज़ कहते थे, काकोरी रेल कांड। इसमें खजाना लूटा, पर उसके बाद ये सारे पकड़े गए, सिर्फ एक आज़ाद गायब हो गए थे। एक गांव में जाके नहीं, वो अपनी चोटी बढ़ा के पंडित जी बन के लड़कों को पढ़ाने लगे थे। HRA 1924 में ये कह सकते हैं एक संगठित दल था जिसने खुल के क्रांति का आह्वान किया। चापेकर बंधु छोटे लेवल पे काम करते थे, खुदीराम बोस ये यंग नौजवान लड़के, ना पैसा था, ना बैग थी, ना कोई बुजुर्ग इनके साथ था, ये प्रसिद्ध नहीं हुए। फिर लाल बाल पाल ने कोशिश की, पर प्लेटफॉर्म छीन लिया गया। इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाया। लाल बाल पाल ने कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया था कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्रांति करेंगे। इन्होंने स्पष्ट खुल के काम किया, अपनी एसोसिएशन बनाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। पर ये पार्टी काम कहाँ कर पाई, क्योंकि 1924 में बनी और 1925 में काकोरी कांड में सारे लड़के पकड़े गए, जिनमें से कुछ को काले पानी की सज़ा, कुछ को फांसी और कुछ को उम्र कैद। तो ये पार्टी भी काम नहीं कर पाई। इससे ज़्यादा बढ़िया एक दल बना जिसमें आज़ाद प्लस भगत सिंह ने मेन काम किया। काम करने में बहुत लड़के थे, लेकिन ये सबसे बड़ा दल था, जिसे हम कहते हैं HSRA। अगर कहा जाए क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा संगठन जिसने पूरे भारत के लड़कों को कहीं ना कहीं एक साथ लाके खड़ा कर दिया, वो HSRA था। HSRA एकदम से नहीं बन पाया, इनका बैक तैयार हुआ था पहले। चापेकर बंधु, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, फिर लाल बाल पाल। ये पार्टी बनाने से पहले अगर ध्यान से देखो तो कांग्रेस की तरह ये भी चले चरणों में। इनकी स्टार्टिंग कैसी थी, फिर इनका जो मिड हिस्सा था क्रांतिकारियों का, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट HSRA, ये सबसे ताकतवर था और इसको एक तरह से पूरे देश ने मान्यता भी दी। अंग्रेज खैर नहीं मानते थे। इसने काम किया, लेकिन काम करने का मौका इसको मिला ही नहीं। 28 में ये बना और 1929 में इन लड़कों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों गिरफ्तार किए गए थे ना। तो HSRA भी काम कहाँ कर पाया। 1929 में जब ये लड़के गिरफ्तार हो गए तो इसके बाद ये कुछ कर ही कहाँ पाए। तो ध्यान से देखने पर क्रांति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला, क्रांति के संगठन टिक नहीं पाए, वरना देश का भविष्य बहुत पहले निर्धारित हो जाता। इनके बाद अगर ध्यान से देखें तो कोई विचारों में क्रांति लेकर नहीं आया। हाँ, एक लड़के ने फिर पढ़ लिख कर काम किया था, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने तो छत का सहारा भी तो लिया था ना, कि भैया अपनी बात मैं ऐसे किसी संगठन से नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो ये तो बहुत एक्टिव मेंबर थे। कौन से ग्रुप के? कांग्रेस। और ये इतने एक्टिव थे कि ये 2 बार अध्यक्ष भी बने, 1938 में और 1939 में।
वो अलग बात है कि गांधी के साथ इनका वैचारिक मतभेद हुआ, इन्होंने कांग्रेस का त्याग किया, फिर अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, लेकिन ध्यान से देखने पर बोस को एक तरह से प्लेटफॉर्म बड़ा मिला था। अगर इनका कंपैरिजन इनके साथ किया जाए तो इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला ना। प्लेटफॉर्म का एक ना एक फ़र्क तो पड़ता है। अब तुम सोचो तुम अपना यूट्यूब चैनल बनाओ पर्सनल, तो कैसे ग्रोथ करेगा? बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन तुम किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओ जो ऑलरेडी बहुत बड़ा है और तुम्हें उसमें असिस्टेंस मिल जाए, या कोई बड़ा यूट्यूबर तुम्हारे बारे में कह दे कि तुम्हारा ये चैनल है, उसके फॉलोअर्स भी तुम्हें फॉलो कर लें, तो रातों रात चैनल बड़ा हो जाता है ना। तो ये फ़र्क था। इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, ये अपना पार्ट खुद की, भैया हमें आगे बढ़ना है, हम अपना चैनल खुद बना रहे हैं जिससे कि हम लोगों से कनेक्ट होंगे। तो ये बड़ा बनता आगे जाके, उससे पहले तो ख़त्म हो गया। 1 साल HRA रही और 1 साल HSRA। फिर HSRA कहाँ रही? जब लड़के काम ही नहीं करेंगे कॉमरेड, तो पार्टी कैसे चलेगी? उस हिसाब से इनको प्लेटफॉर्म बनाया मिला। किस चीज़ का? अमीर थे, पढ़े लिखे थे, लंदन जाके पढ़ के 1 साल के अंदर 4था रैंक लाए थे ना। और कहीं ना कहीं गांधी जी कितना ही इनसे मतभेद रखते हो, लेकिन नेहरू के तो दोस्त थे। नेहरू और ये तो बहुत अच्छे दोस्त थे, डिस्कशंस करते थे। और कांग्रेस में अगर कोई आदमी अध्यक्ष बना है तो ये मानो उसकी पोजीशन है। आज जैसे तुम्हारा PM है ना, ऐसे तब कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो अध्यक्ष के पद पे बैठने का मतलब बोस की पोजीशन इन पिछले वालों से काफ़ी स्ट्रांग थी। ये तो अध्यक्ष बन ही नहीं पाए ना, ये तो ऐसी बस कोशिशें करते रह गए। और इसके बाद फिर ये, इन सबको देखें तो ये तो बिल्कुल ही ज़ीरो से उठे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़ीरो से काम किया। कायदे से इनकी इज्जत ज़्यादा होनी चाहिए, पर न ये हमारी किताबों का कहीं पार्ट है और न ही इनको डिस्कशन में लाया जाता। जिन लोगों ने सहारा लिया प्लेटफॉर्म्स का, उनकी प्रसिद्धि ज़्यादा हुई, बजाय उसके जिसने इनिशियल स्टेज से हाथ पैर मार के अपने आप को कहीं ना कहीं ले जाके खड़ा किया। आ गई ये बातें समझ में? ठीक है, अब किताब उठाओ, थोड़ा सा किताब से पढ़ेंगे ताकि हम पेपर में भी टिक मार्क कर पाएँ। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ना है बेटा इसका पहले, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, पेज 92 पर। शायद थोड़ा शुरू कराया था पढ़ना, है ना? देखो ज़रा कितना पढ़ा था। चलो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ पहले ये घटनाएं जो तुम जल्दी समझ पाओगे, फिर पीछे की चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आओ पेज 97 पर। जैसे हिस्ट्री मैंने शुरू से कहा, ऐसे जैसे लिखी जाती है ऐसे पढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी समझ नहीं आती। पढ़नी वैसे चाहिए जो कहानियाँ हैं। पेज 97 पे आओ, बिल्कुल नीचे हेडिंग है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मिल गया पार्ट ये? ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ बेटा। नहीं, रेडिकल्स एक्चुअली बहुत गुस्से वाले होते हैं, वो तुरंत प्रभाव से परिवर्तन चाहते हैं। कभी भी परिवर्तन एकदम आएगा तो नुकसान करेगा। सबके अपने अपने विचार हैं बेटा। जैसे किसी को लगता है कि गांधी जैसा लीडर नहीं था तो गांधी जी की अप्रोच ठीक है, किसी को लगता है कि रेडिकल्स जैसा होना चाहिए। इनमें मैं बीइंग अ टीचर तुम्हें अंतर बता सकती हूँ, बाकी तुम्हारा पर्सनल सोच है, जिसको जो अच्छा लगे वैसा मानना चाहिए। सबके रोल मॉडल अलग होते हैं और किसी से प्रभावित होकर अपना रोल मॉडल नहीं बनाना चाहिए। रेडिकल्स वो लोग होते हैं जो तुरंत प्रभाव से परिवर्तन चाहते हैं। जैसे रेडिकल्स में सबसे बड़ा नाम हम भगत सिंह जैसे लड़कों का लेते हैं, जो जैसे ही होश संभाला तुरंत कहा कि अंग्रेजों को निकालो बाहर, भारत से बाहर करो। जो थोड़े से मेच्योर होते हैं वो अलग सोच रखते हैं और उन्हें लगता है कि तुरंत प्रभाव से कोई काम नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर नौजवान युवा वर्ग रेडिकल्स की तरफ भागता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुरंत क्रांति आनी चाहिए, जो गलत है अभी के अभी ख़त्म हो। लेकिन अभी के अभी चीज़ें ख़त्म नहीं होती, चीज़ें ख़त्म की जाती हैं विचारों के माध्यम से। जैसे एक एग्जाम्पल अब के सिनेरियो से लेते हैं। हमारे देश में बिल्कुल तुम्हारे सामने हमारे कश्मीर में 370 अनुच्छेद लिखा गया था कश्मीर को लेकर। कभी अंबेडकर जी जब गांधी नेहरू थे तब लिख दिया था ना ये, जिसमें कश्मीर को कैसा राज्य दिया गया था? विशेष राज्य, स्पेशल स्टेट। स्पेशल का मतलब था यहाँ पे इनके अपने कामकाज होंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, और ये चलते भी थे। यहाँ कोई इंडियन ज़मीन नहीं खरीद सकता था, यहाँ हम में से कोई जाके नौकरी नहीं कर सकता था सरकारी, यहाँ हमारे साथ कोई इंडियंस के साथ शादी ब्याह भी नहीं करता था। इनको पता है क्या रूल था इनका, कि अगर किसी लड़की ने इंडियन लड़के से शादी कर ली
इस एरिया से अलग, नीचे एरिया से, तो उसकी नेशनैलिटी जो इन्होंने कश्मीरी होने का जो उसका एक वो था वो छीन लेते थे ये, कि तुमने किसी इंडियन से शादी कर ली अब तुम्हें कश्मीरी का टैग नहीं मिलेगा। ये किसी पाकिस्तानी से शादी कर लें तो ये कश्मीरी ही रहती थी लड़कियाँ। जैसे अगर देखा जाए तो सीधी बात है कि भैया यहाँ शादी मत करना इंडिया में, ये इस तरीके से था। अब ये सब खत्म है, अब कोई विशेष नहीं है, इनफैक्ट अब कोई राज्य भी नहीं है। अब ये क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी ना। हम पिछले साल ना कश्मीर गए थे, तो एक वहीं पे एक एरिया है, ऊंचाई पर है, जहाँ इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा 1984 में, सुना है तुमने नाम? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, एयरफोर्स में बड़ा रैंक होता है वो, अंतरिक्ष में गए थे और फिर सैटेलाइट के थ्रू इंदिरा गांधी ने उनसे कांटेक्ट किया था और उनसे पूछा था फेमस क्वेश्चन कि भारत बाहर से कैसा दिखता है अंतरिक्ष से, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जहाँ से इंदिरा ने ये बात की ना, वो दिल्ली नहीं था, पीएम थी वो, लेकिन वो बातचीत करने के लिए कश्मीर के एक सेंटर में, और वो सेंटर बड़ा अलग तरह से डेवलप किया गया था, अभी भी है वो, उसमें नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं तहखाने टाइप में, और वहाँ वो फ़ोन जिस पे बात हुई थी इंदिरा की स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से अभी भी रखा हुआ है। उसके पास हमारा ना कश्मीर में ऐसे बहुत बड़ा बड़ा पता नहीं कैसे अजीब से जाल से लगे हुए हैं, तो उन जालों पे बताया गया कि सैटेलाइट से कनेक्शन इनके थ्रू ही बनाया गया था। ये कितनी पुरानी बात है, आज सैटेलाइट से कनेक्शन होना बहुत आसान है, फ़ोन पे भी बातचीत हो सकती है, तब ऐसा नहीं था ना। तब तो तुम सोचो जब 1966 में हमारे शास्त्री जी का मर्डर हुआ, तब ये कांटेक्ट करने में ही हमें कई दिन लगते थे, ये पता करने में कि वहाँ क्या हुआ। तो उस ज़माने की बात है, इंदिरा गांधी ने जो किया उस टाइम पे जाके वहाँ पे, उससे दिखता है कि वहाँ उस एरिया को डेवलप किया गया। तो हमने उनसे पूछा कि क्या फ़र्क आया जब से ये यूटी बना है तब से अब में। तो वो जो कमांडेंट थे उस एरिया के हेड सीआरपीएफ के, उन्होंने कहा यहाँ ना धीरे धीरे एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, और उनके कैंपस में जैसे हम 3-4 दिन रुके, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए थे डिबेट में हिस्सा लेने, और वो लड़के और लड़कियां, जैसे लड़की एक ही आई थी, लड़के तो कई सारे थे, वो अपना वो हिजाब में थी वो लड़की पूरा, फिर उसने वैसे खड़े होकर वहाँ बोला, तो बहुत अच्छा नहीं बोल पाए क्योंकि उनको कभी बोलने का मौका ही नहीं मिला था। वो पहला मौका था जब वो अपने शहर से बाहर कहीं किसी ऐसे कैंप में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो पन्ने लिख के लाए थे, पढ़ रहे थे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। तो उनसे हमने कहा भाई ये कैसे चीज़ें बदलेंगी, तो उन्होंने यही कहा कि जब हम पहले यहाँ से हमारी गाड़ियाँ निकलती थी ना, तो इतने छोटे छोटे बच्चे रास्ते में खड़े होते भाग के पत्थर मारते थे आर्मी की गाड़ियों पे, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ। उन्हें ये सिखाया गया था कि जब ये गाड़ियाँ आए ना, ये दुश्मनों की गाड़ियाँ, ये पब्लिक की बात कर रही हूँ, इतने 2-2 साल के बच्चे, वो कहते हैं अब जब हमारी गाड़ियाँ जाती हैं ना तो 2-4 साल के बच्चे बाय करते हैं। ये सोच बदलेगी धीरे धीरे, और इसको बदलने में एजुकेशन काम करेगी। वो लड़के वो लड़कियां जो पहले फालतू की बातों में पड़े रहते थे कि भैया भारत से हम अलग होंगे तो ये होगा, अब वो लड़के लड़कियां धीरे धीरे भारत की तरफ झुकने लगे। कारण पढ़ाई बता रही है कि भैया किसी देश के साथ जुड़े रहोगे तो तुम्हारी ग्रोथ होगी, देश तुम्हारे ऊपर पैसा लगाएगा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी बनेंगे, तुम्हारे पूरे सड़कों के जाल बिछेंगे, तुम्हारी आइडेंटिटी को एक इम्पॉर्टेंस मिलेगी, तो धीरे धीरे शिक्षा बदलेगी। रेडिकल्स ऐसी चीज़ें नहीं समझते, वो कहते हैं अभी बदलो, अब कह दिया ना बस इसको अभी बदला जाए। रेडिकल्स की सोच जवान लड़कों की हो सकती है, लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं ना, वो धीरे धीरे बदलाव लाते हैं। आपके सामने आपके ये यूटी 2019 में 31 अक्टूबर को तो बने थे, 19 से 20, 21, 22, 23, 24, अब इस अक्टूबर में इनको 24 आते ये होते होते अक्टूबर 5 साल हो जाएंगे। 5 साल पहले जो लड़का वहाँ 5वीं में रहा होगा, अब वो लड़का 10वीं में आ गया होगा ना, 10वीं बच्चे थोड़े जवान हो जाते हैं, तो सोचो सोच बदल गई। अब अगले 5 साल बाद वो लड़का ग्रेजुएशन कर चुका होगा, तो उसकी सोच और बदल जाएगी। धीरे धीरे करके पीढ़ी दर पीढ़ी ये सोच बदलेगी। आप 50 साल के आदमी से एक्सपेक्ट करो वो बदलेगा, नहीं बदलेगा, उसने एक ढर्रा बना लिया। लेकिन जो अगली पीढ़ी आ रही है ना, वो एडजस्ट कर जाएगी और वो सोचेंगे कि इंडिया हमारा है, हमें इंडिया के लिए काम करना है, ये हमारी केयर के लिए हैं, जितने लोग यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं। तो ये फ़र्क होता है। एक कुछ लोग होते हैं मैच्योर समझदार, कुछ होते हैं तुरंत प्रभाव से चाहने वाले। तो रेडिकल्स मेरे ख्याल से बहुत जल्दी चीज़ों में बदलाव चाहते हैं, जो किसी भी मैच्योर आदमी की नज़र में पॉसिबल नहीं है। और ऐसे बदलाव लाके ना
कुछ दिन बाद लोग फिर धीरे धीरे उनसे कटने लगते हैं। तो भगत सिंह स्टार्टिंग में जब आए तो रेडिकल विचारधारा के थे। आज हम उनकी इज्जत करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन अगर देखें मैच्योरिटी की बात तो भगत सिंह से ज़्यादा मैच्योर ही कहलाएंगे गांधी, नेहरू और बाकी सारे लीडर्स, क्योंकि मैच्योरिटी उम्र के भी साथ बढ़ती है बेटा। एक 22 साल के लड़के से तुम सोचो कि वो 50 साल जैसी सोच रखेगा, नहीं रख पाएगा। उम्र बढ़ती है ना तो अपने आप दिमागी स्तर में परिवर्तन आता है, बदलाव की बातें करते हैं। एक 16 साल का लड़का बाइक को ऐसे भगाता चलेगा टेढ़ा मेढ़ा, उसको अक्ल नहीं है ना कि मेरे पीछे परिवार है। लेकिन एक 42-45 साल का आदमी कभी तुमने देखा ऐसा स्टंट करता बाइक भगाता? नहीं ना, बहुत मैच्योरिटी से बाइक चलाएगा। क्यों? उसको पता है मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चों की धरती पे कोई केयर नहीं करेगा। ये एज गैप के साथ ना बेटा मैच्योरिटी बढ़ती है। इसीलिए दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है डेमोक्रेसी। रेडिकल्स से बहुत बेहतर है और बहुत धीरे परिवर्तन चाहने वालों से भी बेहतर है। हम लकी हैं कि जिस दिन से आज़ाद हुए हैं, हम जिस भारत में रह रहे हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो सबसे अच्छी अप्रोच मानी जाती है पूरी धरती पर डेमोक्रेटिक की। हाँ नहीं बेटा, ये तो खैर कहने की बात है ये तो खुश होने के लिए है कि सबसे बढ़िया जो डेमोक्रेसी दिखाई देती है वो इंडिया में। फैक्ट ये है कि बहुत अच्छी डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल के लिए ना आपके पास ऑप्शंस नहीं है, और ये आज से नहीं है, ये पहले चुनाव से है। पहले चुनाव में आपके पास पूरे देश में सिर्फ एक पार्टी थी, कांग्रेस। अदर पार्टीज में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस में ये सारी बातें लिखी हैं आंकड़ों समेत, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। इनको टोटल सीट मिली थी 16 और इनको मिली थी जितनी मेजर हिस्सा था 364। तुम सोचो फर्स्ट और सेकंड का गैप देखो तुम, इसका मतलब देश में किसने राज करना था लंबा? कांग्रेस। सीपीआई एक पढ़े लिखे लोगों की पार्टी थी, लेकिन सीपीआई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। अगले इलेक्शन में इनको 21 सीट मिली, उनकी 2 4 5 कम हुई होंगी। लेकिन हाँ बेटा, कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिस्ट बेसिकली ना एक विचारधारा थी, कम्यून शब्द से बनी ये। और कम्युनिज्म का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रशिया और चाइना ने प्रेजेंट किया था। कम्यून का मतलब होता है कम्युनिटी, बेसिकली हमारी सेंस में अगर कहें तो जहाँ पे कम्युनिटी राज करती है ना, कम्युनिटी के सारे साधन सबके होते हैं। खेत किसी एक आदमी का नहीं होता, खेत पूरे गांव का है। सबको उस गांव के खेतों में अपने घर से काबिल लड़के जो हट्टे कट्टे ठीक ठाक आदमी हैं, सबको जाके खेती करनी है। तेर मेर नहीं होती कि ये 4 एकड़ मेरे, 4 एकड़ तेरे, 5 एकड़ तेरे, ऐसे नहीं। उस पूरी कम्युनिटी को एक साझा एक गांव के खेत हैं, उसमें सबको अपने घर के लड़के भेजने हैं। वहाँ से जितना निकलेगा, जिस घर से जितने लोग आए थे ना, उस हिसाब से बंटवारा कर लेंगे। कम्युनिज्म बहुत अच्छी विचारधारा थी तब तक जब तक ये टेक्नोलॉजी और ये सब नहीं आई थी। वहाँ सबकी चीज़ों पे सबका हक होता है, ऐसा नहीं होता कि ये तेरी चीज़ें मेरी। तो वो सारा गाँव ना एक साथ ग्रोथ करता है, एक साथ आगे बढ़ता है। नुकसान है तो सबका है, प्रॉफिट है तो सबका है। वो विचारधारा थी जिसमें कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया, और इस पे काम किया था रशिया ने। रशिया दुनिया में, धरती में पहला देश है धरती पर जिसने एक खास वर्ग, हम कहते हैं बेटा सर्वहारा, जो सब तरफ से हारा हो, परेशान हो, लेकिन फिर भी समाज के लिए काम करे। और इसमें 2 कम्युनिटीज़ गिनी जाती हैं, एक किसान वर्ग और एक मजदूर। अगर तुम ध्यान से देखो ना, यही दोनों देश को बेसिकली चला रहे होते हैं। तुम और मैं तो बैठ के पढ़ ही तो रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, लेकिन तुम जो रोटी खा के आ गए, जो पेट भर के आ गए, जाके जो रोटी खाओगे वो तो इसने पैदा की है ना। तुम यहाँ बैठ के जो काम बैठे हो, तुम जिन बेंचों पे, मैं जिस इस पे खड़ी हूँ, या जितनी सुविधाओं की चीज़ें हैं, ये किसी अमीर आदमी ने बनाई होंगी, लेकिन अमीर आदमी थोड़ी ना बनाता है। काम कौन कर रहा था उसके लिए? मजदूर। ये 2 लोग हैं जिनके कंधों पे पूरी दुनिया का भार टिका हुआ है। लेकिन कितनी शर्म की बात है और अजीब बात है कि इन दोनों से ज़्यादा हीन स्थिति में, इन दोनों से ज़्यादा दयनीय स्थिति में कोई भी नहीं है। तो इस वर्ग के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है सर्वहारा, सब तरफ से हारा हुआ लेकिन फिर भी आगे बढ़ता हुआ, काम करता हुआ। इस वर्ग की पहली सरकार बनी थी कहाँ पर? रूस में। और रूस में बनी इस सरकार ने पूंजीपति जो थे ना, अमीर लोग, इनके पैर हिला दिए थे। ऐसा लगा था, तुमने एक शब्द सुना होगा, एक बहुत बड़ी ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी, सुना है ये? महामंदी क्या थी? अमेरिका जैसे ताकतवर, अमेरिका को ना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड, और सेकंड वर्ल्ड रशिया को, और हम थर्ड वर्ल्ड, हम तो तीसरी दुनिया के देश है ना।
फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मतलब बहुत एडवांस, बहुत पैसा, बहुत संसाधन, बहुत एडवांस्ड उस जमाने के हिसाब से। इस देश में जिसके पास इतना सब कुछ था, इतनी बड़ी टेरिटरी, यहाँ बहुत बड़ी महामंदी आई थी। एक तो मंदी होती है, एक महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन। 1929 में अमेरिका में ऐसी मंदी आई कि कहते हैं 52 बड़े बैंक बंद हो गए। बैंक बंद होने का मतलब पैसा खत्म। बड़े बैंक जैसे तुम्हारा पीएनबी, एसबीआई टाइप के बड़े बैंक, इतना बुरा हाल हुआ कि सारे मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स में लगभग सबने लोगों को निकाल दिया। बहुत बुरा हाल हुआ, बेरोजगारी एकदम से चारों तरफ फैल गई, खाने कमाने का जरिया नहीं था और ये भूखे मरने लगे। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अगर भूखी मरेगी तो सोचो बाकी देश दुनिया का क्या होगा। 1929 की ये मंदी, लेकिन पता है अमेरिका तेज था, महज 3-4 सालों में अपने देश को उबार के ले गया। जैसे अगर हमारे यहाँ मंदी आ जाती है तो कई साल लग जाते हैं मंदी से उबरने में। इस टाइम भारत में मंदी है, अगर ध्यान से देखो नौकरियां नहीं मिल रही, लोग जो है ना वो उतना खर्च नहीं कर पा रहे जितना 5-6 साल पहले करते थे। ये महामंदी थी, लेकिन महज कुछ सालों में ये इस आर्थिक महामंदी से उबर गए। कारण ये थोड़े समझदार थे, इन्होंने प्लान किया कि कैसे मंदी से उबरा जाएगा। उस टाइम पे जब ये बहुत मंदी में थे ना, तो सेकेंड वर्ल्ड कंट्री लगातार आगे बढ़ रही थी। रशिया नई नई फैक्ट्री लगा रहा है, बांध बना रहा है, इंफ्रा डेवलप कर रहा है। तो सबकी नज़र गई कि यार ये कैसा टाइम है जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री तो नीचे आ रही है और रूस का ग्राफ लगातार, इसका एरो ऊपर और ये पहले से नीचे गिर रही है। तो लोगों का झुकाव किस तरफ होने लग गया? रूस की तरफ। तब फिर अमेरिका के सिर पे खतरा मंडराया था कि अगर सारी दुनिया रूस को फॉलो करने लग गई तो फिर सब जो ये सर्वहारा वर्ग है ना, मजदूर किसान, इनकी सरकार बनाने की पैरवी करेंगे। और अगर मजदूरों और किसानों के हाथ में ताकत आ गई तो पूंजीपति तो बर्बाद हो जाएंगे। जबकि ये तो टिके ही पूंजीवाद के ऊपर थे, ये तो बेसिकली पूंजीवादी है ना कि भैया पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। यहाँ ज़्यादा भिखारी गरीब लोगों का एग्जिस्टेंस नहीं रखने देंगे अपने देश में, यहाँ मेंटेन नहीं कर पाएगा कोई भी बहुत गरीब आदमी। तो ये है पूंजीवाद के, जिनका कहना है कैपिटलिस्ट, जिसके पास कैपिटल है, पैसा है, वो आगे बढ़े, और नहीं है तो भैया मरे, वो उसको आगे जीने का वो ही ना मिले अवसर। इनका कहना था कि सब पैदा इंसान के रूप में होते हैं, मौके सबको मिले, जो काबिल है वो आगे निकले, जो अपनी लायकियत नहीं बढ़ा सकता वो पीछे रह जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि काबिल एक आदमी है और अगली 10 पीढ़ियां उसकी बैठ के खाएं, चाहे वो नाकाबिल हो। ये कहता था बराबरी रखो, बराबरी चीज़ों में नहीं कि भैया सबको बराबर चीज़ें बांट दो, बराबरी रखो अवसरों में। एक बराबर पढ़ाई दो, एक बराबर इलाज दो। उस पढ़ाई से उस क्लास में जो पढ़ के आगे निकले वो निकले आगे, और जो नालायक है, नहीं ध्यान देता, वो पीछे रहे। ऐसा मत करना कि पढ़ने के अवसर कुछ लोगों को मिले, बाकी लोग बैठे हुए हैं। हमारे देश में यही तो है। आज अगर ध्यान से देखो, जिनके पास पैसा है वो अच्छे स्कूलों में पढ़ पाते हैं, नहीं है तो भैया सरकारी में कौन कैसा पढ़ाता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़े से अलग थे। इनकी ग्रोथ देख के धीरे धीरे, ये जब की बातें हैं जब ना भगत सिंह नौजवान वर्ग में थे, तो देखो 1907 का जन्मा लड़का, 1917 की ये क्रांति है, 10 साल का। विचार धीरे धीरे बनते हैं ना। मैंने अभी क्या कहा, 9th के बच्चों को हम यहाँ बैठाते हैं तो धीरे धीरे उनका दिमाग खुल जाएगा, बढ़ जाएगा। कितनी उम्र होती है 9th में? 13-14 साल। तो उस टाइम पे ये और अच्छे पढ़े लिखे परिवार के थे, इनका दिमागी विकास तेज था। तो जब ये देख रहे थे कि भैया जहाँ सर्वहारा वर्ग आया वो आगे बढ़ा और जहाँ पूंजीवाद था वो नीचे गिरा, इसीलिए ये बात करते थे सोशलिज्म की। सोशलिज्म क्या होता है? समाजवाद, कि सारे समाज का हक हो हर चीज़ पर, फिर उसमें से जो काबिल है वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए आपके देश में जो ये पार्टी बनी थी ना, HSRA, ये कब बनी मैंने क्या बताया? 1928। तो 1907 का लड़का 1928 में कितने का हो गया? 21 साल का ना। 21 साल मतलब नौजवान, जिसके पास दिमाग भी है और कम से कम सोच है, विचार है। तो देखो इसमें S का मतलब था सोशलिस्ट, और रशिया से बढ़िया एग्जाम्पल धरती पे है ही नहीं सोशलिज्म का। हाँ बेटा, हाँ हाँ, यूएसएसआर था, वो मैं बता देती हूँ। रशिया जो है ना, पहले रूस था, बाद में इस देश ने क्या किया, जैसे इसने अपनी विचारधारा बढ़ाई तो इसने आसपास के, उस टाइम पे ना ऐसे नेशंस नहीं थे जैसे आज हैं, नेशन स्टेट हैं। तब क्या होता था, छोटे छोटे से एरिया थे और कोई भी राजा, मान लो यहाँ एक राजा है इस एरिया का, इन सब पे कब्जा कर लेता था। अब प्रॉब्लम क्या थी, इस राजा की जो भाषा है वो इनमें से किसी को समझ में नहीं आती।
इनका जो खान पान पहनावा है वो सबका अलग है। तो ये ना हमेशा कलेश में फंसे रहते थे कि ये कभी अलग होना चाह रहे हैं, कभी ये, क्योंकि इनके राजा को इनकी बात समझ में ही ना आए। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया था नेशन स्टेट, यानी एक देश ऐसा होना चाहिए जिसकी बोली, पहनावा, खान पान कुछ तो मैच करता हो। ऐसा ना हो बिल्कुल, अब जैसे कोई बिल्कुल ऐसा यूरोप का एरिया और कोई बिल्कुल पिछड़ा एशिया का एरिया या अफ्रीका का, तो उनकी सोच समझ, कपड़े सब अलग हैं, वो कहीं भी दिमाग एक तरह से एक नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट आया और उस ज़माने में रशिया को उभरने का एक तरीका दिखा कि जब यहाँ पे सर्वहारा वर्ग की सरकार आई ना, तो इनको दिखा कि यार एरिया बढ़ाना चाहिए। एरिया बढ़ाने से क्या होगा, संसाधन बढ़ेंगे, ज़मीन बढ़ेगी, ज़मीन से ही तो खेती करेंगे, ज़मीन में से ही रिसोर्सेज निकलेंगे। तो इन्होंने आसपास के देशों को ना अपनी बातों से, क्योंकि उस टाइम कोई इस तरह से अलग बटे हुए थे नहीं, इन्होंने अपनी बातों से इनको इम्प्रेस करके और अपने साथ मिला लिया। और धीरे धीरे करके इसने अपना नाम रखा USSR। तो सोवियत रशिया कहलाता है ये, और ये सारी इकट्ठी इन्होंने एरिया बना लिया था। जिस टाइम की बातें कर रही हूँ ना, इस टाइम एक बड़े लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था लेनिन। लेकिन 1917 इस क्रांति में इन्हीं का तो योगदान था। लेनिन सबसे बड़ा चेहरा था 1917 की क्रांति का। बाद में बेटा ये एक्सपायर हो गए 24 में। फिर उसके बाद स्टालिन नाम के एक आदमी ने यहाँ काम किया, कुछ साल बढ़िया काम किया। लेकिन धीरे 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 ना इंसानी फितरत होती है भ्रष्टाचार करना और 2 नंबरी काम करना। इनके सिस्टम में भी वो भ्रष्टाचार, गंदगी घुस गई और वो इतनी हावी हो गई कि 1990 आते आते ये देश बिखराव की स्थिति पे आ गया। एक आदमी यहाँ था जो इनका हेड था, उसका नाम था मिखाइल गोरबा। ये पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, हाँ ये 12वीं क्लास में है ये कहानी। गोरबाचेव, कहीं कहीं गोरबाचेव भी लिखा है। तो इसने कहा मैं सब कुछ बदल दूंगा, बड़ी तेज गति से इसने काम किया। कुछ लोगों को लगा यार ये ज़्यादा ही रेल की तरह भागा जा रहा है, कुछ लोगों ने कहा यार हम रेडिकल्स हैं, हमें तेरा सिस्टम समझ में नहीं आया। 1991 में ये आदमी गया मर। इस आदमी के मरने के बाद USSR को कोई नहीं बचा पाया और धीरे धीरे करके अलग अलग देश इसमें से टूटते चले गए। 1991 में एक देश इसमें से आज रशिया कहलाता है, रूस कहलाता है। बाकी तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सुने होंगे ना नाम तुमने, ताशकंद, बेलारूस, यूक्रेन, जितने ये ऐसे अजीब अजीब से नाम है ना, ये सब इसी के आसपास हैं। अटके 15 हिस्से अलग अलग हो गए। इन 15 ने कहा भाई पुराने वाले USSR ने कर्जा भी तो ले रखा होगा किसी से, हर देश दूसरे से पैसा लेता है, कोई जिम्मेदारी होती है। तो सबने कहा भाई उनके कर्जे वर्जे कौन चुकाएगा जो उन्होंने ले रखे हैं, क्योंकि ये तो बेटा 1991 में टूटा, इससे पहले वर्ल्ड बैंक था ना, तो वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार ले रखा था भाई, जिम्मेदारियां थी। तो कहा अब उसकी सारी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो रशिया आगे आया। रशिया ने कहा USSR के सारे काम मैं करूंगा, जो जिम्मेदारी है ना पैसा लौटाने की मैं लौटाऊंगा, लेकिन फिर USSR की पोजीशन भी मेरी होगी। क्या पोजीशन, USSR को UNO में वीटो पावर मिली हुई थी। अब वो वीटो इन 15 में से किसको मिले, जो जिम्मेदारी लेगा भाई सारे कर्जे चुकते कर, तू उसका अगली पीढ़ी का वंशज अगर बनना चाहता है तो उसके हक तुझे मिलेंगे, तो जिम्मेदारी भी तू ही निभाएगा। तब फिर रशिया ने कहा कि ठीक है, वीटो भी मेरी, पावर भी मेरी, और सारा पैसा मैं दूंगा जो बकाया था USSR के ऊपर। तो एज इट इज USSR की पावर किसको ट्रांसफर कर दी गई, बाकी सब छुटकू वुटकू से आज भी चल रहे हैं। और फिर उनमें से 11 इकट्ठे हो गए 1991 में। उन्होंने कहा भाई अलग अलग रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन फिर भी अपना एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। इसमें से टूटे हुए 11 ने ही एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया जिसको नाम दिया जाता है CIS। ICS को उल्टा थोड़ा घुमा दिया। CIS का मतलब है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी हम जो अलग अलग हो गए इंडिपेंडेंट हैं, अपना एक साझा मंच बना रहे हैं। तो इसे क्या नाम दिया गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये सब अब की कहानियां हैं, तब सारी धरती पे सब लोग जो थे वो एक्टिव थे। ये 1991 की कहानी सुनाई मैंने। रशिया कोई बहुत पहले से ऐसा नहीं कि नंबर 1 पे था, रशिया ने बहुत ग्रोथ की है और सन 2000 के बाद तो रशिया स्पीड से अपने आप को बदलता चला गया। एक ज़माने में रशिया हमारी तरह था, ये पूरे का पूरा कृषि प्रधान था, 85% लोग यहाँ खेती करते थे। लेकिन फिर इन्होंने अपने यहाँ बदलाव शुरू किया और आज आप देखो जो ये पुतिन है, किसी की सुनता थोड़ी ना, अपने हिसाब से चलता है। इसने जब यूक्रेन पे अटैक किया तो कितने देशों ने कहा भाई गलत कर रहा है, नहीं सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना, अपनी मर्जी। और UNO भी कुछ नहीं कर पाई, UNO
तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है ना। खुलेआम तुम्हारे सामने यूक्रेन पे अटैक हुआ, मिसाइल्स के अटैक किए, बम गिराए, लोग मरे, उसके बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। ये अब की बात कर रही हूँ, 2022 में ही तो किया था इसने सब, हम सब ने लाइव देखा। तो देख लो ये होती हैं चीज़ें कि भैया सब मना कर रहे हैं फिर भी अपनी मर्जी चला रहा है। तो यूएसएसआर ने किसकी ताकत, ये रशिया ने किसकी ताकत एज इट इज़ ले ली? यूएसएसआर की। इसकी जिम्मेदारियां भी निभाई और इसके सारी जितनी ताकत थी वो भी इसी को ट्रांसफर हो गई। ये था यूएसएसआर और रूस का केस। आ गया समझ में? जैसे ये सब समझ में आएगा ना, तो पेपर में कहीं क्वेश्चन जब आएगा तो तुम्हें समझ रहेगी, तुम टिक मार्क कर पाओगे। बताओ, रशिया पुराना क्या था? पहले एक टाइम पे वो रशिया था, फिर वो यूएसएसआर बना, फिर वो रशिया प्लस अदर कंट्रीज। कितनी कंट्रीज ने एक साझा प्लेटफॉर्म, नहीं साझा 11 ने किया। क्या नाम रखा अपना? 21 मई को ये अपना डे मनाते हैं। 21 मई 1991 को ये सब इकट्ठे हुए थे, इंडिपेंडेंट थे कि हम स्वतंत्र हैं। भाई तेरे राष्ट्रपति की बात मैं नहीं मानूंगा। 11 ने कहा तेरा राष्ट्रपति तेरा, मेरा राष्ट्रपति मेरा, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसको नाम क्या दिया गया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये कितने राज्य बताए आपने? 11। टोटल कितने टूटे थे? इनमें से सारी पावर जो यूएसएसआर की थी वो किसने ले ली? रशिया ने। और आज अगर हम रशिया की बात करें तो हम एक बड़े हिस्से को, हमारे दिमाग में मैप आता है तो सबसे बड़ा हिस्सा आता है। सोचो पहले 14 उसके साथ थे, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा एरिया में देश आज भी है। अगर आप सर्च करोगे ना एरिया में नंबर 1, तो किसका नाम आता है? ये तब है जब उसमें से कितने अलग निकल गए? 14। अगर उन सबको भी तोड़ इकट्ठा कर लें, सोचो कितना बड़ा ग्रुप बन गया। अमेरिका को टक्कर इसीलिए दे पाया था रशिया, क्योंकि इसके पास साधन थे, इसके पास संसाधन थे, एरिया था जिसमें खेती करके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के, रेलवे ट्रैक्स बिछा के ये आगे निकला था। ठीक है, चलो ये सारी बातें ना एनसीईआरटी में जितनी बताती हूँ, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अगर ढंग से पढ़ ली जाए ना, तो सारी पॉलिटिक्स, सारी हिस्ट्री, सारी ज्योग्राफी उनसे बाहर कभी नहीं आती। एनसीईआरटी बेस्ट किताबें हैं, पर प्रॉब्लम ये है जब ये तुमने पढ़ी थी तब टीचर्स इसको ऐसे पढ़ाते ही नहीं हैं और हम सिर्फ रट्टा मारते हैं और ऐसा लगता है कि क्यों फालतू की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, कि कहाँ क्या हुआ। लेकिन बड़े होकर अकल आती है कि दुनिया समाज को समझने में ये सब चीज़ें आनी चाहिए, तभी हमारी समझ डेवलप होती है, हम समझदार बनते हैं। चलो अब देखो पेज नंबर 97 पर हमने बहुत सारी वर्ल्ड हिस्ट्री की बातें साथ साथ कर ली। पेज 97 पर आ जाओ। राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण 20 साल का चरण है। हाँ बेटा, बेटा वो तो सारे देश लेते हैं। वर्ल्ड देखो, अपने देश में विकास करने के लिए दूसरे देश से पैसा लेना मदद के रूप में, या संस्थाओं से पैसा लेना। 2 बड़ी संस्थाएं आपकी धरती पर हम सब ने बना रखी हैं, एक वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ। दोनों यूएनओ के अंडर है, मतलब यूएनओ सबसे बड़ी संस्था है ना, उसके अंडर काम करती है, उसके इंस्ट्रक्शंस को मानती हैं। इनमें फ़र्क क्या है? वर्ल्ड बैंक की एक अच्छाई है कि ये गरीब और अमीर में अंतर नहीं करता। जिसको पैसा उधार लेना हो वर्ल्ड बैंक से आराम से ले लो, बिल्कुल गरीब से गरीब देश भी वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार ले सकता है। लेकिन आईएमएफ बड़ा चालाक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये किसी भी देश की औकात देखता है पहले। ये पैसा कभी ऐसे देश में नहीं देगा जो कल को बाढ़ आने पे कह देगा मेरे यहाँ गरीबी आ गई जी, मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऋण माफ़ करो। ये कहता है भाई तुझे मैं पैसा दूंगा ही नहीं, तू कल को हाथ जोड़ के खड़ा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस करता है और ये पैसा सिर्फ वहाँ देता है जहाँ से 100% पैसा वापस आएगा। ये हाँ बेटा, तो पाकिस्तान वापस कर देता होगा ना बेटा, एक जैसे पाकिस्तान ऐसे करता नहीं होगा ना ऐसी हरकत। अब हमारे सामने हमें लगता है कि वो ऐसा है, लेकिन सब चालाक हैं बेटा। जिसको ये पैसे देता है ना, वो एक बार चलो इसने पैसे दे दिए और देश उसके हमने मुझे माफ़ कर दो करेगा, तो फिर अगली बार थोड़ी ना देगा पैसे। इससे पैसे उधार लेने के लिए अपनी एक रैपो रखनी पड़ती है। जैसे तुम बैंकों को देखो, हमारे बैंक किसको लोन देते हैं? जिसके पीछे बैक होती है ना बैंक। हाँ, बैंक देखा नहीं, पहले रिटर्न में लेते हैं कौन सी ज़मीन है तुम्हारी, उसकी पूरी तफ्तीश करते हैं। एक बिल्कुल रोड पे चलता भिखारी एसबीआई में कहे जाके मुझे 10 लाख का लोन दे दो, तो दे देगा बैंक? नहीं देगा ना। ऐसे ही हाँ, ऐसे ही आईएमएफ है। ये किसी गरीब राह चलते देश को, जो जिसकी कोई आइडेंटिटी ना हो, जो कल को हाथ जोड़ के सबके सामने कहेगा जी मैं नहीं दे सकता, मैं कहाँ से लाऊं, मैं तो भूखा मरूंगा, ये पहले ही देख लेता है। हाँ, इसने जिस जिसको पैसा दिया
अगर वो टाइम पे पैसा लौटाता है तो उसकी इज्जत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाती है कि भैया इसको आईएमएफ ने लोन दिया, लोन लेके वापस करना पड़ेगा अगर आपको अपनी इज्जत देश की बनाए रखनी है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, बेचारे अरे गरीब, चलो कोई बात नहीं, इनके यहाँ बाढ़ आ गए, चलो माफ़ कर दो, तो ये माफ़ी कर देता है। ये ऋण माफ़ करने वाला है। ज़्यादा अमाउंट देखना लोग वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, आईएमएफ से एक लिमिट का अमाउंट लेंगे क्योंकि पता है कि वापस ज़रूर करना है ये। इसमें आपके किसान हाथ जोड़ें, चाहे आपके मजदूर हाथ जोड़ें, चाहे आपकी सरकार हाथ जोड़ के खड़ी हो, ये अपना पैसा वापस लेगा। तो ये है प्राइवेट संस्थान जो पैसा उधार देते हैं ना, देखें ना फलाना फाइनेंस से पैसा उधार लें, नहीं देते तो जाके कूटते हैं वो और पैसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही ये है कि भैया मेरे पैसे तुम खा नहीं सकते हो, इसके पैसे लोग खा जाते हैं और ये पैसा दे भी देता है कि कोई बात नहीं। ये बेटा इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती होती है, आगे नहीं बस बेइज्जती नहीं ना, बेइज्जती हो गई तो तुम्हें कल को कोई सामान भी तो नहीं देगा ना कि भैया व्यापार बंद कर देंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे ना, जैसे सिर्फ घर में नहीं रहना होता ना बेटा, हम अपने घर से बाहर निकलते हैं ना रोज़। अब कोई सोचे कि मैं सारे गांव के पैसे उधार ले लूँगा और दरवाज़ा बंद करके बैठा रहूँगा, गांव चीखता रहेगा, ऐसा हो जाएगा क्या? बाहर निकलेगा, लोग उसको गालियाँ देंगे, मारेंगे, पीटेंगे ना। तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा, हम पैसे लेके बैठ जाएं और फिर हम किसी के पैसे ना दें, तो तुम बाहर तो जाओगे ना, तुम्हारे पीएम बाहर नहीं जाएगा। जब तुम्हारा पीएम बाहर जाएगा तो फिर वो लोग कितनी सुनाएंगे। और क्या तुम व्यापार नहीं करोगे? एक एक चीज़ के लिए तो हम व्यापार के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस देश में तेल कहाँ है? ये इतनी गाड़ियाँ जो दौड़ रही हैं सड़कों पर, जो तुम इतना इंफ्रा बना रहे हो, सड़कों के जाल बिछा रहे हो, इन पे गाड़ियाँ चलेंगी ना, उस गाड़ियों का पेट्रोल कहाँ से लाओगे? पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बाइकआउट अगर हो गया ना तो कोई हमें सामान 1 रुपए का नहीं देगा। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, पूरी दुनिया के ट्रेड पे इसकी नज़र है। WTO के बनाए नियमों से बाहर नहीं करता कोई भी कामकाज। अगर WTO ने तुम्हें बैन कर दिया ना कि इंडिया को बैन करता हूँ मैं, तो तुम्हें कोई 1 रुपए का सामान नहीं देगा, चाहे तुम कितना ही प्रॉफिटेबल बिजनेस उसके साथ करते थे। तो इसके तो 1 सेकेंड लगेगा कहने में, लेकिन तुम्हारी व्यवस्था बंद हो जाएगी। हम हर चीज़ के लिए डिपेंड हैं बेटा। इस देश में सुई भी बन रही है ना, तो उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें ला रहे हैं या ले जा रहे हैं। आप एक ओपन इकोनॉमी में रहते हैं, हमारा देश क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। जैसे ये है ना कोरिया जो है ना, ये बंद वो है अर्थव्यवस्था इसकी, छुटकू सा देश है। कौन सा वाला कोरिया? उत्तरी कोरिया। ये जो किम जोंग का देश है, ये कुछ नहीं लेता बाहर से, ना ये देता। तो बेटा लोग ही मुट्ठी भर हैं। अब जिसके देश में इतनी करोड़ों की आबादी रहती है तो हमारी तो छोटी छोटी चीज़ें बाहर के ऊपर डिपेंड करती हैं। इस देश में 99% चीज़ों का व्यापार है, या तो हम देते हैं चीज़ें या हम लेते हैं, ऐसा ही तो कर रहे हैं हम। इसका 1 सेकंड नहीं लगना कहने में। इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। आप तेल के लिए भी तरस जाएंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं, हम पता नहीं कितना ज़्यादा खाने पीने के जो तेल है ना, ये भी आपका पाम ऑयल जो साउथ इंडिया मेन खाता है, ये इंडोनेशिया साइड की कंट्रीज से आता है हमारे देश में। तो ये सोचो कि पूरा बिजनेस एकदम से सब कुछ गिर जाएगा, त्राही हो जाएगी। अगर इसने एक बार कह दिया तो किसी के पैसे लेके बेटा हम खा नहीं सकते, अपनी अच्छी नीयत रखनी पड़ेगी, इनके पैसे देने पड़ेंगे। ये तो अपनी उगाही कर लेंगे अगर नहीं दोगे तो। इसमें बेइज्जती कोई कराना नहीं चाहता, इसलिए बेटा पैसे वापस करते हैं। मतलब यूएनओ के अंडर एज सच नहीं आता, लेकिन यूएनओ एक संस्था है जो सब पे नजर रखती है। तो वर्ल्ड बैंक पर भी एक तरह से पूरे दुनिया का दबाव बनाने के लिए अगर कोई इशू हो जाता है ना तो यूएनओ में भेज दिया जाता है। पैसे का काम है इसका अलग से। 4 संस्थाएं बनी थी, उनको जोड़ के वर्ल्ड बैंक बनाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की घटनाएं बेटा। ये एक अभिकरण है जो इसी के, ये पहले भी था, GATT के नाम से, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ होता है किराया, ट्रेड होता है व्यापार। पूरी धरती पर व्यापार ना आज से नहीं है बेटा, बहुत पहले से था। जैसे हड़प्पा के लोग भी तो व्यापार करते थे, वो भी तो जहाज नाव भर भर के ले जाते थे मेसोपोटामिया में। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ था, पूरी दुनिया के देशों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, नाम रखा जनरल एग्रीमेंट। किस चीज़ पे? ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। आगे जाके कहा कि ये ठीक नहीं है, इसका काम थोड़ा सा अच्छे लेवल पे ले आओ। और 1995 में GATT या GATT का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज पूरे वर्ल्ड की शायद 164, अब एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, शायद 164 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। और जो देश WTO
का मेंबर है उसको इसके बनाए नियमों को मानना पड़ेगा। ये ट्रेड से संबंधित नियम बनाता है और WTO ने ही हमें कहा था 1991 में, जब ये USSR टूट रहा था ना, तो हमारे देश में बहुत बुरे हाल थे। हम ना बेटा एक बार ये NCERT में पहले लिखा था, तो वो लाइन्स ही हटा दी, जब हम पढ़ते थे तब लिखा था 1991 में 90 में इंडिया की हालत इतनी गंभीर थी कि ये एक लाइन लिखी थी कि भारत के पास कुल इतना विदेशी भंडार नहीं था कि एक हफ्ते तक हम अपने देश को चला पाते, एक हफ्ते तक। तो ये दिख रहा था कि देश डूबेगा, आर्थिक महामंदी का शिकार होगा, जैसा अमेरिका हुआ था। लेकिन उस टाइम पे जब हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत की, वर्ल्ड बैंक और इन सब से, तो उन्होंने कहा देखो तुम अगर अपने तक सीमित रहोगे ना इस देश के अंदर तो तुम आगे बढ़ोगे नहीं, तुम अपने देश के बॉर्डर ओपन कर दो। और उन्होंने एक पॉलिसी सजेस्ट की थी LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस पॉलिसी के ऊपर आपने 1991 के बाद काम किया और आपको सजेस्ट किया था ये WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, कि तुम्हें दुनिया के साथ ट्रेड करना पड़ेगा अगर तुम्हें आगे इस देश को बचाए रखना है, नहीं तो कूप मंडूक बने रहो, कुएं के मेंढक उसमें उछलते रहो। एक दिन तुम्हारा ये पानी जो है ना, मेंढक जिस पानी में उछल रहा है, ये सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास नया सोर्स नहीं है। 1991 में जब ये 3 शब्द आए, कुछ लोग इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस समझते हैं, वो वाली नहीं है, ये व्यापार की है। तो इसका मतलब है लिबरल बनना, उदारवाद। P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट चीज़ों को बढ़ाना, और इसका मतलब है ग्लोबल। लिबरल होता है उदार। जैसे हम लोग ना पहले बड़े रिजिड थे कुछ चीज़ों में, हम जब आज़ाद हुए ना तो हमारी सरकार ने कहा भाई इंडियंस की फैक्ट्री लगवानी चाहिए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, हर चीज़ अपने देश में बनाएं, जूते, चप्पल, कपड़े, कंघी, शीशा, बॉटल, जो भी चीज़ बने अपने देश में बने। तो इसलिए हम लोगों ने विदेशियों के साथ बाउंड्री बना दी, भाई हमारे देश में अगर तुम सामान लाओगे ना तो हम तुम्हारे साथ व्यापार करेंगे, पर तुम्हारे सामान पे हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि वो बिके ना बिके हमें नहीं पता। तो विदेशियों ने भी ज़्यादा नानुकुर नहीं की। 1947 में आज़ादी के बाद 1990 तक हमने सिर्फ और सिर्फ इंडियन लोगों को प्रमोट किया। हमने क्या किया उसमें, हमने इंडिया के लोगों को कहा कि भैया जो पैसे वाले तुम लोग हो, अपनी इंडस्ट्री लगाओ, यूनिट्स लगाओ, बनाओ अपने देश के पंखे, स्विच, पेन, कंघी, शीशा, सब अपने खुद बनाओ। और हमने बनाए। उस टाइम पे हमारे देश में सिर्फ इंडियन सामान बिकता था। ये था कि भैया विदेशियों को एंट्री मत देना, विदेशी सामान की क्वालिटी अच्छी हुई तो हमारे लोगों के सामान बिकेंगे नहीं। हमने लगभग 50 साल निकाल दिए, 40-45 साल। फिर हमारे देश में गरीबी सी आने लगी, जनसंख्या बढ़ती गई, आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी थी नहीं सामान की। तो हमने WTO को अप्रोच किया कि सर हम कैसे ट्रेड में आगे बढ़ें। तो इसने कहा देखो भैया मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दो, ये जो बॉर्डर पे तुम लगाए बैठे हो ना कि यहाँ नहीं आओगे तुम सामान लेके हम टैक्स लगाएंगे, इसको हटाओ, लिबर्टी दो, आज़ादी दो, उदार बनो, आने दो अमेरिकी कंपनी को, तुम्हें क्या दिक्कत है। अगर अमेरिका तुम्हारे देश में लाके एक यूनिट खड़ी करता है, उसमें कितना लेबर लगाएगा वो, तुम्हारे इंडिया का ही तो लेबर होगा। जहाज़ों में बैठा के लेबर को तसले और वो लेके थोड़ी ना चलेंगे, वो तो तुम्हारे ही तो होंगे। अच्छा वो यहाँ बिल्डिंग बना देगा व्यापार के लिए, तो तुम्हारे ही लोगों को तो सिक्योरिटी गार्ड लगाएगा, तुम्हारे ही यहाँ से सारा लेबर लगेगा, तो तुम्हें पैसा मिलेगा। ये बात हमें ठीक लगी कि हाँ यार अमेरिका अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो हम क्यों नहीं ओपन करते मार्केट को। अब ठीक है कंपटीशन बढ़ेगा हमारे साथ अमेरिका का, लेकिन ना से तो बढ़िया है हमने अपने दरवाजे खोल दिए। बेटा 1991 में ही आपके देश में ना ये कोल्ड ड्रिंक्स का एक जाल बिछा था पूरा, ये कॉफ़ी, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये आपके दादा दादी ने नहीं पिए ज़्यादा क्योंकि उस टाइम पे थी नहीं। जब हम लोग, मैं बहुत छोटी थी 8-9 साल की, मुझे ध्यान है ये सब पीना एक तरह स्टेटस सिंबल था। अब अकल आई कि ये सब फालतू की बातें थी, लेकिन ये ना जैसे कोक पीना, कोका कोला पीना, ये एक तरह का बच्चे को मोटिवेशन फैक्टर था कि अगर तुम्हारा नंबर अच्छा है तो एक कोक पीने को मिलेगी। तो हमें लगा कोक बड़ी अच्छी। क्या बेटा, ये तो ड्यू व्यू तो बाद में आई होंगी, हम लोगों के टाइम में तो बस 2 ही बॉटल्स मेन चलती थी, या तो कोक थी या कोका कोला मेन होती थी। और उसके ऐड भी ना ये सलमान खान, शाहरुख खान वगैरह टाइप के हीरोज करते थे क्योंकि तब 1-2 ही थी। तो आपने लिबर्टी दी विदेशियों को, आ जाओ जी हमारे देश में व्यापार कर लो। प्राइवेटाइजेशन क्या था, पहले सारी चीज़ें सरकारी थी, प्राइवेट कोई पैसा नहीं लगाता था। ये कहा प्राइवेट कंपनियों को आने दो ना, अगर वो क्वालिटी दे सकते हैं तो क्या दिक्कत है। प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जैसे आज आप देख रहे हो जगह जगह देखा है अडानी गैस, जो ये CNG देखते हो, अडानी गैस आ गई हैं। रिलायंस का पेट्रोलियम पे अच्छी धाक है ही, पहले जामनगर की रिफाइनरी रिलायंस वालों की तो है। पहले ऐसे कोल पेट्रोल
प्राइवेट नहीं हो सकते थे, ये सब सरकार के थे। तो प्राइवेटाइजेशन ने निजी स्वामित्व की कंपनियों को बढ़ावा दिया। आज बड़ी बड़ी चीज़ों में प्राइवेट वाले लोग घुस गए। पहले ऐसा था नहीं, पहले सब चीज़ें सरकार अपने हाथ में रखती थी कि भैया कोई गलत इस्तेमाल ना करे। प्राइवेटाइज करने से क्या हुआ, चीज़ों की क्वालिटी बेहतर हुई, क्योंकि प्राइवेट वाला आदमी ना विदेश जाता, देख के आता कि दुनिया में कौन से पाइप चल रहे हैं, कौन सी टैप अच्छी हैं। हमारे इंडिया में जो टैप बनती थी वो बहुत बकवास थी। वो विदेश में गया, उसने विदेश में कहीं होटल में स्टे किया, देखा ये क्वालिटी अच्छी है टैप की, ये वॉशरूम में जो शावर लगेगा ये बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें देख के आके उसने इंडिया में इनको धीरे धीरे करके फेमस शुरू किया, और देखते देखते प्राइवेट चीज़ें बेहतर लगने लगी। प्राइवेट वालों ने अच्छे स्विच बनाए, अच्छे पंखे बनाए। तो हमारी जो पुरानी चीज़ें थी ना जिसमें सरकार का हाथ था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम फेमस हुई, प्राइवेट चीज़ें बढ़ी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था तुम इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट तैयार करो जिसको दुनिया इस्तेमाल करे। अब हम उतने बढ़िया प्रोडक्ट नहीं बना पाए, आज भी नहीं बना पा रहे, लेकिन नेचर हमारे साथ है, और नेचर ने कुछ ऐसी चीज़ें हमें मुफ्त में दे रखी हैं जो विदेशियों को नहीं दे रखी। जैसे इंडिया के केरला का, कर्नाटका का काजू, जो काजू है ना, और जो गरम मसाले हैं, काली मिर्च वगैरह, या हमारे गोवा के आसपास के जो आम हैं, वो इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि पूरी दुनिया कितने ही हाइब्रिड अपने बीज बना ले, कितना ही कुछ कर लें कृषि वैज्ञानिक, लेकिन हमारे साथ उनका कंपैरिजन नहीं है। जो ये आम आप लोग खाते हो ना, मैं खाती हूँ, हम लोग खाते हैं, ये घटिया क्वालिटी के आम है बेटा, इंडिया में जो बाहर नहीं भेजते। जो सबसे बेस्ट आम है ना, वो तो अमेरिका जाता है। अमेरिका के लोगों में इतनी डिमांड है, यूरोप में इतनी डिमांड है आपके आम की, कि वो इसको 1000 रुपये किलो भी खरीद के सोचते हैं कि बहुत बढ़िया सस्ता मिल गया। अब यहाँ से वहाँ डॉलर्स बहुत ज़्यादा, तो विदेशी मुद्रा कमाने का तरीका है। तो आपके देश के जो बेस्ट सामान है ना खाने पीने के, वो आपने नहीं बनाए, वो तो नेचुरल हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम भी विदेश में जाके अपना सामान बेच रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारी क्वालिटी में अच्छी हैं जो गरीब देश हैं, जैसे भूटान और नेपाल में जब इंडिया के बने कपड़े जाते हैं ना, तो उनके बच्चे उसको ब्रांड समझ के पहनते हैं कि भाई मैंने देखो ये वाला इंडिया के ब्रांड का कपड़ा पहना है, जूता पहना है। जैसे तुम यूएस यूके के ब्रांड को इंपॉर्टेंस देते हो, ऐसे कुछ देश हमसे भी तो गरीब हैं। ऐसा तो नहीं ना कि हम ही गरीब हैं, हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। बहुत देशों की तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही चरमराई हुई है, जिनमें कुछ नहीं है, वो इंडियन प्रोडक्ट को पहन के ऐसे ही खुश होते हैं जैसे हम यूएस यूके के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। तो उससे हमें फ़ायदा हुआ, हमारे लिए दुनिया खुल गई कि भैया दुनिया में जहाँ तुम्हें व्यापार करना है कर लो। तुम्हारे देश की गाड़ियाँ हमारे देश में उतनी न बिकें, जैसे हमारे देश में खैर सबसे बड़ा काम धाम इस मारुति का है, लेकिन जो हमसे गरीब देश हैं वहाँ तो मारुति ऐसे देखी जाती है जैसे तुम्हारे देश में मर्सिडीज़ देखी जाती है कि भैया मारुति की गाड़ी है। तो मारुति अपने प्लांट से बाहर भेज रही है सामान। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके लिए हम भी एक सपना है कि इंडिया जैसा होना चाहिए। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन का हमें फ़ायदा मिला, हम पैसा कमा रहे हैं। ये 3 पॉलिसी हमें किसने सजेस्ट की थी? हमने इन पे काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। वो 7 दिन का जो आपका खाना बचा था ना, आप उसको बढ़ाते बढ़ाते इतने काबिल बन गए कि आज आप दुनिया के व्यापार में कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंडिया, बेशक चलो इंडिया गरीब है, लेकिन अगर टोटलिटी में आप देखो तो हम दुनिया की 5 टॉप अर्थव्यवस्थाओं में हमारी भी गिनती है। क्योंकि एवरेज अगर निकालते हैं तो उसमें अंबानी अडानी के पैसे भी तो काउंट होते हैं ना, सबके साथ ही। तो इसीलिए आप दुनिया में एवरेज में टॉप में आ जाते हैं। ठीक है, हाँ बेटा। इसका बेटा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में है, शायद जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये काम है बेटा, इस तरह से व्यवस्थाएं काम करती हैं। चलो आज हमने हिस्ट्री की बजाय वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा बात की, कल पढ़ेंगे फिर इस टॉपिक को।